नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेज पर आपका स्वागत है। पारस एग्रीकल्चर क्लासेज पर राजस्थान जीके हो चाहे हिंदी हो, इनकी क्लासें भी चालू कर दी गई है। तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके जैसे राजस्थान जीके है, हिंदी है, वो आप यहाँ पारस एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। तो अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमी पार्ट है वो शुरू करेंगे। एग्रोनॉमी जो है, पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि सबसे बड़ा जो दान होता है वो रक्तदान, और रक्तदान के बाद में सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है शिक्षा का दान। तो शिक्षा का दान आपको करना है। तो एग्रोनॉमी बेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एग्रो प्लस नोमोज। यहाँ एग्रो का अर्थ है खेत और नोमोज का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात खेत का प्रबंधन ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिस शब्द के अंत में आपको नोमी प्लस लोजी, आपको जिस शब्द के अंत में नोमी और लोजी लिखा हुआ मिल जाए तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा, और जिस शब्द के अंत में आपको कल्चर लिखा हुआ मिल जाए तो वो किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। लेकिन एक अपवाद है, कौन? पोमोलॉजी। कौन है अपवाद? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये ग्रीक और लैटिन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। बाकी जितने भी शब्द है, नोमी यदि लिखा हुआ मिले तो आपको ग्रीक शब्द होगा, लोजी लिखा हुआ मिले तो वो ग्रीक शब्द होगा, और कल्चर लिखा हुआ मिले तो वो लैटिन शब्द होगा। आगे देखिए, एग्रोनॉमी के जो जनक हैं, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की जो जनक कहा जाता है वो जनक कहा जाता है पीटर डियरसेनजी को। किसको कहा जाता है? पीटर डियरसेनजी को कहा जाता है एग्रोनॉमी का जनक, सस्य विज्ञान का जनक। अब अपन जो है वो एग्रोनॉमी के अंदर जो है वो फसलें पढ़ेंगे, अनाज वाली फसलें, रियल क्रॉप्स जिन्हें कहा जाता है, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें देखिए, अनाज वाली जो फसलें होती है जिन्हें क्रियल क्रॉप्स कहा जाता है, ये जो अनाजों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पहली बात तो देखिए, अनाज जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का शब्द है। अनाज किस भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का शब्द है। और ये किस भाषा से? रोमन भाषा के सीरीज शब्द से लिया गया है। सीरीज, रोमन भाषा के सीरीज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। जिसका अर्थ क्या होता है? अनाजों की देवी। अनाज जो शब्द है वो किससे लिया गया है? रोमन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ सीरीज है। सीरीज का अर्थ है अनाजों की देवी। आगे देखिए, अनाजों के अंदर जो सम्मिलित किया जाता है, खाद्यान्न फसलों के अंदर जो सम्मिलित किया जाता है, वो खाद्यान्न फसलों में दो को सम्मिलित किया जाता है। एक तो अनाजों वाली फसलें और एक दलहनी फसलें। दो फसलों को सम्मिलित किया जाता है, तो अनाज वाली फसलों को और एक दलहनी फसलों को किसमें सम्मिलित किया जाता है? खाद्यान्न फसलों में सम्मिलित किया जाता है। ये अपन जनरल एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, आगे चलेगा जनरल देख लो एक बार। खाद्यान्न जो है वो अनाजों और दलहनी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। आगे देखो, जो अनाज होते हैं, अनाजों के अंदर कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन एमिनो अम्ल की। कौन से अमीनो अम्ल की? लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। वही जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों के अंदर मेथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। कौन से की? मेथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। आगे, अनाजों का जो फल प्रकार होता है, सभी अनाजों का फल प्रकार जो होगा वो क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा। सभी अनाजों का जो फल प्रकार होगा वो क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा। और सभी जो दलहनी फसलें हैं उनका फल प्रकार जो होगा वो क्या होगा बेटा? पोड या लेग्यूम होगा। पोड या लेग्यूम, पोड या लेग्यूम होगा दलहनी फसलों का, है ना। आगे देखिए, अपने जो पहली फसल चलेगी वो चलेगी धान। धान जानते हो, जिसे राइस कहा जाता है और चावल के नाम से भी जाना जाता है। चावल, राइस, चावल या राइस या धान या पेड़ी। देखिए, चावल जो धान, इनके अंदर अंतर क्या होता है? जैसे ये चावल होता है, चावल के ऊपर जो छिलका होता है वो छिलके युक्त जो होता है चावल, उसको तो कहा जाता है क्या? धान। यदि छिलके युक्त रहेगा तो उसको तो कहा जाएगा धान, और जो छिलके रहित होता है उसको कहा जाता है क्या?
चावल कहा जाता है। और एक ये शब्द है पेडी। पेडी किसे कहा जाता है? जिस फसल से अपने को एक कटाई कर ली, उसी कटाई करने के बाद उसी तरह से अपने को दूसरी फसल लेनी है, तो वो फसल कहलाएगी क्या? पेडी फसल। जैसे गन्ने के अंदर होता है तो पेडी फसल कहलाती है। तो पेडी फसल के रूप में भी जाना जाता है इसको, धान को। आगे देखिए, धान जो है, चावल जो है, इस चावल का जो 90% जो चावल है, 90% जो चावल है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? एशिया महाद्वीप के द्वारा। किसके द्वारा पैदा किया जाता है? एशिया महाद्वीप के द्वारा। आगे देखो, एशिया महाद्वीप के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे देखो, ये जो है एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर रखते हैं, वो रखते हैं भारत को, चीन को, बांग्लादेश को, म्यांमार, ये जो आएंगे एशिया महाद्वीप के अंदर ही आते हैं और 90% धान यही पैदा करते हैं। धान को जो है, चावल को जो है स्टेपल फूड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है इसको स्टेपल फूड ऑफ इंडिया? क्योंकि भारत का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल है। भारत का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल है। और स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, ये किसको जाना जाता है? स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड के नाम से गेहूं को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर सर्वाधिक जो खाया जाने वाली खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं, और भारत के अंदर सर्वाधिक जो खाया जाने वाला है वो है चावल। तो स्टेपल फूड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है चावल को। और 90% धान कौन पैदा करता है? एशिया महाद्वीप करता है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल है। विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या होती है उसका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? चावल होता है। आगे देखिए बेटा, देखिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे देखिए, विश्व में इसका जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये केवल जनरल डिटेल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में पूरा चावल के बारे में विस्तार से अपन वर्णन करेंगे। पहले आप एक बार जनरल डिटेल्स पढ़ लीजिए इसकी। चावल जो है विश्व में सर्वाधिक कौन पैदा करता है? चीन। और सेकंड नंबर पर भारत। और भारत के अंदर सर्वाधिक कौन पैदा करता है? पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन उत्पादकता किसकी होती है? पंजाब की। उत्पादकता पंजाब की। उत्पादकता जानते हो? उत्पादकता जो प्रत्येक पे मापी जाती है उत्पादकता। भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, विश्व के अंदर चीन है, और राजस्थान में जो है वो होता है हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक चावल होता है। ये होता है विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर। आगे देखिए, चावल के अंदर ये जो संस्थाएं हैं, प्रमुख रूप से चावल की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि IRRI, ये तो सभी ने नाम सुना होगा। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस में। कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। और जो CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कटक, उड़ीसा के अंदर। कटक, उड़ीसा। आगे देखिए, धान परियोजना जो निर्देशालय स्थित है, धान परियोजना निर्देशालय ये कहाँ स्थित है? धान परियोजना निर्देशालय ये बेटा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद। कौन सा? धान परियोजना निर्देशालय ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, धान परियोजना निर्देशालय। आगे देखिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धान के जो खेत होते हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। धान के खेतों के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। धान जो होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करता है? वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा ग्रहण करता है, इसीलिए धान के अंदर जो उर्वरक
दिए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? अपचयन क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? अपचयन क्षेत्र में दिए जाते हैं। जबकि अन्य फसलों में जो उर्वरक दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं ऑक्सीकरण क्षेत्र के अंदर। अपचयन क्षेत्र में इसलिए दिए जाते हैं ताकि विनाइट्रीकरण और निक्षालन जो होता है, लीचिंग जो होती है उसकी कमी हो सके, क्योंकि विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन का ह्रास कहलाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का ह्रास होता है विनाइट्रीकरण के द्वारा। निक्षालन जिसके द्वारा जल व पोषक तत्व जो होते हैं मृदा से नीचे चले जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, तो वो उसको रोकने के लिए इसमें जो उर्वरक दिए जाते हैं धान के अंदर, उर्वरक जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बेटा कहाँ पे? उर्वरक अपचयन क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। तो ये जो धान होती है ये पत्तियों के द्वारा क्या करती है? ऑक्सीजन ग्रहण करती है। पत्तियों के अंदर एक उत्तक पाया जाता है, कौन सा उत्तक? अरेनकाइमेटस। ये अरेनकाइमेटस उत्तक होता है। इसी उत्तक के द्वारा पौधा जो होता है, धान का पौधा, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आगे देखिए बेटा, धान जो है ये कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ की है, रबी की है या जायद की है? धान जो है ये खरीफ की फसल होती है। किसकी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। धान एक खरीफ की फसल है। खरीफ के अंदर अन्य जो फसलें हैं जैसे कि मूंग है, मोट है, बाजरा है, जवार है, चंबा है, कपास है, जूट है, सनई है, डेचा है, लोबिया है, ये जो आएंगी ये किसके अंदर आएंगी? खरीफ ऋतु के अंदर आती है। आगे देखिए, धान के अंदर जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उससे इसके अंदर अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो, धान के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता के दौरान इसके अवशेष मिले हैं। इसके चावल के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। धान की जो खेती की जाती है वो कितने वर्ग मीटर ऊंचाई पर की जाती है? समुद्र तल से 2500 वर्ग मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर की जाती है। धान की जो खेती की जाती है वो 2500 वर्ग मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जैसे समुद्र का जो तल होता है 2500 वर्ग मीटर ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर धान की खेती की जाती है। आगे देखिए बेटा, धान जो होता है वो किस प्रकार का पौधा होता है? लघु दिवस होता है, दीर्घ दिवस होता है या दिवस निष्प्रभावी होता है? धान का जो पौधा होता है वो होता है लघु दिवस। लघु दिवस एक होते हैं पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ये होते हैं दीर्घ दिवस प्रभावी, ये होते हैं लघु दिवस प्रभावी और ये होते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो जिनको प्रकाश की अवधि बहुत अधिक चाहिए होती है वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। कितने घंटे? कम से कम 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। वही शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत वो पौधे जिनको 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। 7 से 8 या 8 से 10 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। डे न्यूट्रल प्लांट वे पौधे जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मिले या नहीं मिले, तो वो कहलाएंगे डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो धान कौन सा होता है? लघु दिवस पौधा होता है। आगे देखिए, धान जो है वो शीत्री पादप होता है या शिखर पादप होता है? धान जो होता है वो होता है शीत्री पादप, और अन्य जैसे सीपोर पादप होते हैं। तो इनका एक काम कीजिए, आप सीपोर पादपों को रट लीजिए, बाकी जो अन्य पादप है वो शीत्री पादपों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला है जैसे कि सीपोर पादप है, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, आगे चौलाई हो गई, और एक होता है क्रिस्टोफेरस। ये जो होते हैं
ये C4 पादप कहलाते हैं। गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चोला या जिसे बोलते हैं क्रिस्टोफेरस, ये जो होते हैं ये C4 पादप होते हैं। बाकी के जो प्लांट रहेंगे वो C3 प्लांट होते हैं। तो कैप्स चक्कर वाला साइकिल चलता है, ये C4 पादप जो होंगे ये पादप कहलाएंगे, इनको याद कर लीजिए। बाकी C3 पादप रहेंगे। तो मक्का कौन सा पौधा है? धान कौन सा पौधा है? C3 पादप कहलाता है। आगे देखिए, धान जो होती है ये स्वपरागित होती है या परपरागित होती है? धान जो है इसके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। कौन सा परागण होता है धान के अंदर? स्वपरागण पाया जाता है। अब आगे देखिए आप, धान का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। धान का जो कुल होता है वो होता है ग्रेमिनी या पोएसी या घासकुल। ग्रेमिनी या पोएसी या घासकुल। देखिए ये जो पोएसी कुल है ये नया कुल है और घासकुल है ये नया। आगे देखिए इसके जो कुलैन बराबर होते हैं, गुणसूत्र जो संख्या पाई जाती है धान के अंदर वो कितनी पाई जाती है? 24 पाई जाती है। आगे इसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखिए कुलैन की संख्या तो 24 होती है, कुलैन की संख्या 24, और उत्पत्ति जो है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा या चीन। इंडो बर्मा जो उत्पत्ति स्थान बताया है वो बताया है बेबीलोन ने। किसने बताया है? बेबीलोन ने। और चीन जो उत्पत्ति स्थान बताया है वो चीन उत्पत्ति स्थान किसने बताया है? डी कंडोल ने। डी कंडोल के द्वारा, ये वैज्ञानिकों के नाम है। डी कंडोल वैज्ञानिक ने तो उत्पत्ति स्थान चावल का चीन बताया है और बेबीलोन ने इंडो बर्मा उत्पत्ति स्थान बताया है चावल का। आगे देखिए अब आप, पुष्पक्रम जो होता है चावल का, जो पुष्पक्रम कहलाता है वो पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल। पुष्पक्रम देखिए, पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। आगे इसका जो फल प्रकार होता है, अभी मैं आपको बताया था कि अनाज वाली जो फसलें होती है उनका फल प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। और दलहनी जो फसलें होती है उनका क्या होता है? फल प्रकार कोड या लेग्यूम फल प्रकार होता है। तो इसका जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल होता है और फल प्रकार जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। आगे देखो अनाजों के जो प्रोटीन है इसके अंदर प्रोटीन जो पाई जाती है चावल के अंदर, ये अनाजों में सबसे कम प्रोटीन होती है। अनाजों में सबसे कम प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? चावल के अंदर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 से 7% पाई जाती है। और धान के अंदर, चावल के अंदर तो पाई जाती है प्रोटीन 6 से 7% और धान के अंदर पाई जाती है 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है धान के अंदर। आगे देखिए इसकी जो प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? ओराजेनिन। किसके नाम से जाना जाता है? ओराजेनिन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए इसके अंदर जो तेल पाया जाता है, धान के अंदर जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है, जैसे कि चावल के अंदर तो पाया जाता है 1.5% तेल, धान के अंदर पाया जाता है 2.5% तेल, और छिलके के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 13% तेल। ये छिलके के अंदर पाया जाता है 13%, धान के अंदर 2.5% और चावल के अंदर 1.5% तेल पाया जाता है। ये ऑयल होता है धान के अंदर। आगे देखिए अब आप, धान के अंदर अन्य कई बातें रह गई अभी तक। आगे है वसा जो होती है, इसके अंदर धान के अंदर वसा कितनी होती है? वसा जो होती है वो होती है 2.2 से 2.5%। वसा कितनी पाई जाती है? 2.2 से 2.5%। अनाजों में सर्वाधिक जो वसा होती है वो होती है बाजरे के अंदर, और अनाजों में सर्वाधिक जो प्रोटीन भी पाई जाती है वो भी बाजरे के अंदर ही पाई जाती है 11.5%, और वसा होती है 5%। आगे देखिए वसा जो होती है 2.2% 2.2 से 2.5% पाई जाती है चावल के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 77 से
80%, लगभग 80% होता है, 77 से 80% तक इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट चावल के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए बेटा, इसकी जो जलवायु है, जलवायु जो है इसके लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त पाई गई है। चावल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, उष्ण जलवायु उपयुक्त पाई गई है। इसके लिए जो तापमान होता है वो होता है 21 से 31 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 21 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है धान के लिए, है ना। आगे देखिए मृदा जो होती है वो मृदा चिकनी मटियार या काली मृदा, चिकनी मटियार या काली मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए, धान के लिए। आगे देखिए, चिकनी या मटियार या काली मृदा, इसे जो मृदा है इस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से 6.5 ये पीएच मान होना चाहिए। अब इस जो पीएच की खोज की थी, पीएच स्केल, पीएच मान सभी जानते हैं लेकिन पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ये बहुत कम लोगों को पता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ये की थी एसपीएल सोरेनसन ने, एसपीएल सोरेनसन ने की थी इसकी खोज। और इस पीएच का जो फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का पूरा नाम। आगे देखिए बेटा, चावल के अंदर परीक्षण भार कितना देते हैं, टेस्ट वेट। देखिए, एक तो होता है परीक्षण भार और एक होता है बीज सूचकांक। एक तो होता है परीक्षण भार और एक होता है बीज सूचकांक। तो परीक्षण भार जो लेते हैं वो लेते हैं अपन कितने दानों का, 1000 दानों का। परीक्षण भार कितने का लेते हैं, 1000 दानों का। और बीज सूचकांक 100 दानों का दिया जाता है। तो परीक्षण भार, चावल का जो परीक्षण भार होता है वो सामान्य तौर पर यदि अपन देखें, सामान्य जो चावल होते हैं उनके परीक्षण भार देखें तो वो होता है 25 ग्राम। कितना होता है, 25 ग्राम। लेकिन बासमती जो चावल है, बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है, 21 ग्राम होता है बासमती चावल का परीक्षण भार। आगे देखिए बेटा, ये जो है इसके संकर धान के जनक किसको कहा जाता है, संकर धान का जनक। ये एक तो विश्व में और एक है भारत के अंदर। तो विश्व के अंदर संकर धान की जो जनक है वो है युआन लोंगपिंग, या कई किताबों में आपको लोंगपिंग युआन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत के अंदर जो है वो है ई.ए. सिद्दीकी, ये है भारत के अंदर संकर धान के जनक। आगे देखिए, इस जो धान के संकर धान के जनक हो गए, आगे है सुपर धान के जनक। सुपर धान का जनक किसे कहा जाता है, ये भारत के अंदर